लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, हो सकता है कि आपको 8 घंटे की नींद की जरूरत ना हो। इसमें लेखक एक ऐसी धारणा पर सवाल उठाता है जिसे आज लगभग सार्वभौमिक सच मान लिया गया है कि हर व्यक्ति को रोजाना 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। लेखक, जो खुद एक डॉक्टर है, कहते हैं कि अच्छी नींद निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन नींद को लेकर लोगों में जो तनाव और अपराध बोध पैदा हो गया है, वो भी एक समस्या बनता जा रहा है। आज बहुत से लोग अपनी नींद को ऐप्स, स्मार्ट वॉच और स्कोर के जरिए लगातार मापते रहते हैं, और कई बार इसी चिंता के कारण उनकी नींद और खराब हो जाती है। लेख बताता है कि वैज्ञानिक शोध में ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है कि 8 घंटे से कम नींद लेते ही स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगता है। कई बड़े अध्ययनों में पाया गया कि औसतन 7 घंटे की नींद लेने वाले लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम सबसे कम दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ शोधों में 6 और 7 घंटे की नींद लेने वालों के बीच मृत्यु दर में कोई बड़ा अंतर नहीं मिला। यानी हर व्यक्ति के लिए एक ही संख्या तय करना वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सही नहीं है। लेखक ये भी समझाते हैं कि केवल नींद की अवधि नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और नियमितता ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति रोज लगभग एक ही समय पर सोता जागता है और उसे 6 साढ़े 6 घंटे की गहरी और अच्छी नींद मिल जाती है, तो वो कई बार उस व्यक्ति से बेहतर स्थिति में हो सकता है जो 8 घंटे बिस्तर पर तो रहता है, लेकिन उसकी नींद बार बार टूटती रहती है या वो लगातार तनाव में रहता है। लेख में ये भी बताया गया है कि ज्यादा नींद और कम नींद दोनों ही कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन इसके पीछे कारण हमेशा नींद नहीं होती। कई बार गंभीर बीमारी, अवसाद या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लोग अधिक सोते हैं। इसी तरह गरीबी, रात की शिफ्ट में काम, मानसिक तनाव और पुरानी बीमारियों का कम नींद से जुड़ी होती हैं। इसलिए केवल नींद के घंटों को देखकर निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है। लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं। ये धारणा भी पूरी तरह साबित नहीं हुई है कि आधुनिक इंसान पहले की तुलना में बहुत कम सो रहा है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि पुराने समय में लोग भले अधिक समय बिस्तर पर बिताते हों, लेकिन उनकी नींद आज की तरह लगातार और एक समान नहीं होती थी। कई समाजों में रात के बीच में जागना और फिर दोबारा सोना सामान्य बात थी। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि नींद बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे लेकर अनावश्यक डर और दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय जीन संपादित इंसान, चिकित्सा लाभों के साथ इसके अंधेरे पक्ष पर भी बात होनी चाहिए। इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण और भविष्य से जुड़े सवाल पर चर्चा की गई है। लेख कहता है कि जीन एडिटिंग तकनीक, खासकर CRISPR और उसकी नई पीढ़ी की तकनीकों ने विज्ञान को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां भविष्य में इंसानी भ्रूण के जीन बदलकर आनुवंशिक बीमारियों को खत्म करना संभव हो सकता है। अभी दुनिया के अधिकांश देशों में ऐसे बदलावों पर कानूनी रोक है, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति और बदलते जनमत को देखते हुए ये बहस अब और तेज हो रही है कि क्या भविष्य में इस तकनीक को सीमित रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। संपादकीय बताता है कि हाल के शोधों में वैज्ञानिकों ने मानव भ्रूणों पर अधिक सटीक जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके शुरुआती विकास और बीमारियों को समझने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि यदि भविष्य में ये तकनीक पूरी तरह सुरक्षित साबित हो जाए, तो गंभीर और वंशानुगत बीमारियों को जन्म से पहले ही रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक इस तकनीक के विरोध का सबसे बड़ा आधार सुरक्षा रहा है, यानी कहीं जीन में बदलाव से कोई नया और अनचाहा खतरा पैदा ना हो जाए। लेकिन लेख का मुख्य तर्क ये है कि बहस सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी दिन तकनीक इतनी सुरक्षित हो जाए कि सुरक्षा संबंधी आपत्तियां कम हो जाएं, तब समाज को ये तय करना होगा कि नैतिक सीमा कहाँ खींची जाए। क्या जीन एडिटिंग का इस्तेमाल सिर्फ जानलेवा बीमारियों को रोकने के लिए होगा, या फिर माता-पिता अपने बच्चों के रंग, कद, बुद्धिमत्ता या अन्य पसंदीदा गुण चुनने की मांग भी करने लगेंगे? यही वो सवाल है जिसे डिजाइनर बेबी की बहस कहा जाता है। संपादकीय ये भी कहता है कि यूरोप के कई देशों में हुए एक नए सर्वेक्षण में लोगों का बड़ा हिस्सा गंभीर आनुवंशिक बीमारियों को रोकने के लिए जीन एडिटिंग का समर्थन करता दिखाई दिया।
इससे पता चलता है कि समाज में विज्ञान के प्रति भरोसा बढ़ा है, लेकिन लेखक चेतावनी देता है कि जनता की सहमति मिल जाने भर से ये तकनीक स्वतः स्वीकार्य नहीं हो जाती, क्योंकि एक बार जब चिकित्सा जरूरत और व्यक्तिगत पसंद के बीच की रेखा धुंधली होने लगेगी, तब इसके सामाजिक और नैतिक परिणाम बहुत दूर तक जा सकते हैं। लेख उदाहरण देता है कि आज भी कुछ लोग विदेश जाकर आईवीएफ के जरिए अपनी पसंद के गुणों वाले शुक्राणु या अंडाणु चुनने की कोशिश करते हैं। ऐसे में यदि जीन एडिटिंग का तकनीक व्यापक हो गई तो केवल बीमारी का इलाज ही नहीं, बल्कि मनचाहे बच्चे तैयार करने का बाजार भी पैदा हो सकता है। लेखक का कहना है कि कानून और नियम इन खतरों को सीमित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह रोक पाना शायद संभव नहीं होगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर रिश्तों की गांठें खोलना क्यों जरूरी है। इसमें मौत, बिछड़ने और जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने वाली भावनात्मक शांति की बात बेहद संवेदनशील ढंग से की गई है। लेख की शुरुआत ब्रिटेन की पैलिएटिव केयर विशेषज्ञ कैटी हॉलिस की निजी कहानी से होती है, जिन्होंने अपने पिता को कैंसर से जूझते हुए घर पर अंतिम सांस लेते देखा। उस अनुभव ने उन्हें ये समझाया कि जीवन के आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा जरूरी दवाइयां या मशीनें नहीं, बल्कि अपने लोग, अधूरी बातें पूरी करने का मौका और मन की शांति होती है। लेख बताता है कि अस्पतालों में मृत्यु अक्सर एक चिकित्सीय प्रक्रिया बनकर रह जाती है, जहां मशीनों और इलाज के बीच इंसान का भावनात्मक पक्ष पीछे छूट जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने घर या हॉस्पिटल जैसे माहौल में परिवार और प्रियजनों के बीच होता है, तो उसके लिए मौत का सामना करना कहीं अधिक सहज हो सकता है। कैटी हॉलिस याद करती हैं कि उनके पिता ने आखिरी दिनों में अपने जीवन पर खुलकर बात की, अपनी कुछ अधूरी भावनाएं साझा की और परिवार के साथ हंसी मजाक के बीच विदा ली। इससे न केवल उन्हें शांति मिली, बल्कि परिवार के लोगों के लिए भी दुख को स्वीकार करना थोड़ा आसान हो गया। लेख का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि मृत्यु के करीब पहुंचकर अक्सर लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उस समय करियर, पैसा या सामाजिक हैसियत पीछे छूट जाती है और रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कई लोग अपने जीवन की गलतियों, अधूरे संबंधों या टूटे रिश्तों को लेकर बात करना चाहते हैं। हॉस्पिस में काम करने वाली हॉलिस बताती हैं कि कई बार वर्षों से एक दूसरे से नाराज परिवार के सदस्य भी अंतिम समय में बातचीत शुरू करते हैं और सुलह की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया हर बार आसान नहीं होती, लेकिन जब ऐसा होता है तो मरने वाले व्यक्ति और पीछे रह जाने वाले परिवार दोनों को राहत मिलती है। लेख ये भी बताता है कि अंतिम समय में संगीत, पुरानी यादें और अपनों की आवाज कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। भले ही मरीज बोल ना सके या प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन माना जाता है कि सुनने की क्षमता सबसे अंत में खत्म होती है। इसलिए डॉक्टर और नर्स परिवार को लगातार अपने प्रियजन से बात करने, यादें साझा करने और उसके पास बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कई बार ये माहौल दुख से ज्यादा प्रेम, अपनापन और साझा यादों का बन जाता है। अल जजीरा का ये लेख मूल रूप से ये कहना चाहता है कि मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं, बल्कि रिश्तों को समेटने और अधूरी बातों को पूरा करने का भी एक अवसर हो सकती है। लेखक के अनुसार अंतिम क्षणों में मिलने वाला क्लोजर, यानी मन की तसल्ली और रिश्तों की सुलह, मरने वाले व्यक्ति को शांति देती है और पीछे रह जाने वालों को अपराध बोध, पछतावे और कड़वाहट से बचाती है। यही वजह है कि जीवन के आखिरी पड़ाव पर सबसे बड़ी दवा अक्सर इंसानी साथ, संवाद और प्रेम साबित होते हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।